न्यूज नाइट के प्रायोजक हैं LIC, हर पल आपके साथ। नमस्कार, न्यूज नाइट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आरेंद्र। उत्तराखंड के धराली में कल आई प्राकृतिक आपदा के बाद से बचाव और राहत का काम युद्ध स्तर पर जारी है, लेकिन खराब मौसम और टूटी हुई सड़कें बड़ी परेशानी खड़ी कर रही हैं। क्या है इस वक्त का वहां पे जमीनी हालात, बताएंगे खबर विस्तार से। चर्चा करेंगे SIR के मुद्दे पर क्यों मचा है गतिरोध। आज भी संसद में इस मुद्दे को लेकर विपक्षी हंगामा जारी रहा। दिखाएंगे खबर कर्तव्य भवन के उद्घाटन के मौके पर प्रधानमंत्री मोदी ने क्या कही आज बड़ी बात। इसके अलावा भी होंगी देश दुनिया की हर जरूरी और महत्वपूर्ण खबर। शुरुआत हेडलाइंस के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर्तव्य भवन का किया उद्घाटन। आधुनिक सुविधाओं से युक्त इमारत में कई मंत्रालयों का होगा कामकाज। PM ने कहा, कर्तव्य सिर्फ इमारत का नाम भर नहीं, करोड़ों देशवासियों के सपनों को साकार करने की है तपोभूमि। यहीं से पूरा होगा विकसित भारत का सपना। संसद में जारी है हंगामा। दोनों सदन कल तक के लिए हुए स्थगित। हंगामे के बीच लोकसभा में वाणिज्य पोत परिवहन विधेयक 2024 और राज्यसभा से समुद्र द्वारा माल वहन विधेयक 2025 हुआ पारित। तटीय परिवहन और समुद्री व्यापार के नियमों में होगा बदलाव। SIR के मुद्दे पर पक्ष और विपक्ष में जारी है सियासी तकरार। विपक्षी गठबंधन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर फिर से की संसद में खुली बहस की मांग। सरकार ने कहा, मामला सर्वोच्च न्यायालय में विचाराधीन, नहीं हो सकती चर्चा। चुनाव आयोग ने कहा, किसी दल ने अब तक नहीं की कोई शिकायत। धराली की आपदा के बाद जारी है जिंदगी बचाने की जंग। आर्मी, वायुसेना के साथ ही NDRF और स्थानीय प्रशासन युद्ध स्तर पर राहत बचाव अभियान में लगे। PM मोदी ने उत्तराखंड के CM से फोन पर बात कर हर संभव मदद का दिया भरोसा। धामी ने किया प्रभावित इलाकों का दौरा। रिजर्व बैंक ने मौद्रिक समीक्षा में रेपो रेट में नहीं किया बदलाव। 5.50% पर रखा स्थिर। 2025-26 के लिए GDP वृद्धि अनुमान को 6.5% पर रखा बरकरार। महंगाई दर के 3.1% रहने का अनुमान। दिल्ली के सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत विकास की जो बड़ी लकीर खींची जा रही है, उसमें आज का दिन बेहद खास रहा जब PM मोदी ने कर्तव्य भवन 3 का आज उद्घाटन किया। कई प्रमुख मंत्रालयों के लिए बनाए गए इस भवन का न सिर्फ आधुनिक तकनीकी ढांचे के तहत तैयार किया गया है, बल्कि पर्यावरण अनुकूलता के साथ इस भवन से प्रशासनिक दक्षता को भी तेजी से बढ़ाने में मदद मिलेगी। आज इस मौके पर PM मोदी ने कहा कि कर्तव्य भवन के लिए लिए जाने वाले फैसलों से ही विकसित भारत का सपना साकार होगा। आधुनिक, कुशल और नागरिक केंद्रित शासन वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दृष्टिकोण की दिशा में बड़ा कदम। दिल्ली के कर्तव्य पथ स्थित कर्तव्य भवन व्यापक प्रशासनिक सुधार के सरकार के एजेंडे का प्रतीक है। कर्तव्य भवन 3 सेंट्रल विस्टा के व्यापक परिवर्तन का हिस्सा है। ये आगामी कॉमन सेंट्रल सेक्रेटेरिएट भवनों में से पहली इमारत है। इसका उद्देश्य प्रशासनिक प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित और चुस्त शासन को सक्षम बनाना है। PM ने भवन के शुभारंभ के बाद उसका जायजा लिया। मैं हर काम के बाद भी कुछ न कुछ नया ही सोचता रहता। हम नए भवनों में ज्यादा एफिशिएंसी के साथ हमारी एफिशिएंसी बढ़ा करके जितना ज्यादा हम देश को दे सकते हैं, उस मिजाज से इस नए भवन में हम वो काम करके दिखाएंगे कि भारत को
गरीबी से पूरी तरह मुक्त करना है। इन्हीं भवनों से विकसित भारत का सपना साकार होगा। ये लक्ष्य हम सबके प्रयासों से ही पूरा होगा। हमें मिलकर भारत को दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बनाना है। यह अत्याधुनिक कार्यालय परिसर लगभग 1.5 लाख वर्ग मीटर क्षेत्र में फैला है। अब गृह मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय, एमएसएमई मंत्रालय, कार्मिक और प्रशासनिक विभाग, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय और प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार के कार्यालय यहीं से काम करेंगे। अब तक कई मंत्रालय दशकों पुराने भवनों से संचालित हो रहे थे। ऐसे में नवनिर्मित कर्तव्य भवन अत्याधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर को अपनाकर नीति कार्यान्वयन में तेजी लाएगा और एक उत्तरदायी प्रशासनिक इकोसिस्टम को बढ़ावा मिलेगा। पिछले 11 साल में देश ने एक ऐसी शासन प्रणाली विकसित की है जो पारदर्शी है, संवेदनशील है और सिटीजन सेंट्रिक है। साथियों, मैं दुनिया के जिस भी देश में जाता हूं, वहां जनधन, आधार और मोबाइल जेम ट्रिनिटी की बहुत चर्चा होती है। दुनिया भर में उसकी प्रशंसा होती है। इसने भारत में सरकारी योजनाओं की डिलीवरी को ट्रांसपेरेंट और लीकेज फ्री बना दिया है। प्रधानमंत्री ने इस भवन के निर्माण का हिस्सा रहे श्रमयोगियों से संवाद किया। पीएम ने उनकी अथक मेहनत और संकल्प शक्ति को सराहा। कर्तव्य भवन 30% कम ऊर्जा खपत सुनिश्चित करेगा। कांच की विशेष खिड़कियां इमारत ठंडा रखने और बाहरी ध्वनि प्रदूषण रोकने में मददगार होंगी। एलईडी लाइटें बंद करने वाले सेंसर, स्मार्ट लिफ्टें और बिजली उपयोग प्रबंधन की उन्नत प्रणाली से बहुत ऊर्जा संरक्षण होगा। इतना ही नहीं, छत पर लगे सौर पैनल हर साल 5.34 लाख यूनिट से अधिक बिजली पैदा करेंगे। इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए चार्जिंग स्टेशन भी उपलब्ध होंगे। सरकार की नीतियों और योजनाओं को तेजी से लोगों तक पहुंचाने के सफर में अत्याधुनिक कर्तव्य भवन मील का पत्थर है। इससे देश के विकास को भी एक नई गति मिलेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो आज एक बड़ी शुरुआत हुई है, लेकिन कर्तव्य भवन में क्या है खास, आइए आपको कुछ तथ्यों से वाकिफ कराते हैं और आपको बताते हैं कि कर्तव्य भवन 3 जिसका आज एक तरीके से उद्घाटन किया पीएम मोदी ने, उसमें क्या खास है। सेंट्रल विस्टा बड़े जो प्रोजेक्ट है उसका एक हिस्सा है, क्योंकि इस तरीके के बहुत से भवन बन रहे हैं। 1.5 लाख वर्ग मीटर क्षेत्र में ये कर्तव्य भवन 3 फैला हुआ है। 2 इसमें बेसमेंट है, 7 मंजिलें हैं। तमाम अलग अलग मंजिलों पे अलग अलग मंत्रालयों के ऑफिस होंगे। आईटी समर्थित है। सुरक्षित कार्यस्थल के तौर पर इसको तैयार किया गया, डिजाइन किया गया। आईडी कार्ड संचालित ही प्रवेश होगा, कोई भी व्यक्ति यूं ही प्रवेश नहीं कर सकता है। एकीकृत इलेक्ट्रॉनिक निगरानी की व्यवस्था भी इसमें की गई है ताकि सर्विलांस या निगरानी व्यवस्था सही से हो सके। एकीकृत कमांड सिस्टम भी है। सारा कमांड सिस्टम के लिए एक पूरा कमांड सेंटर भी बनाया गया है। रूफटॉप सोलर पैनल इस पे लगाया गया ताकि हरित ऊर्जा का अच्छे से इस्तेमाल हो सके। इसी तरीके से सोलर वाटर हीटिंग सिस्टम भी लगाया गया है ताकि गर्म पानी के लिहाज से भी उस व्यवस्था को यहाँ पे संचालित हो सके। उन्नत हीटिंग, वेंटिलेशन और एसी सिस्टम लगाया गया है ताकि जरूरत के मुताबिक वो कम या ज्यादा अपने आप को एडजस्ट कर सके और ऊर्जा की बचत हो सके। वर्षा जल संचयन, जैसे मानसून का इस वक्त मौसम है, तो ऐसे में पानी का संरक्षण के लिहाज से भी ये अपने आप में बिल्डिंग को डिजाइन और तैयार किया गया है। जीरो डिस्चार्ज अवशिष्ट प्रबंधन है, यानी कि कूड़े का प्रबंधन भी बहुत बेहतरी से किया जाएगा और पानी का जो यहाँ पे इस्तेमाल होगा उसको रीयूज करके दोबारा से उसको तरीके से किया जाएगा। तो ये भी अपने आप में पर्यावरण के अनुकूल इसको बनाता है। ई वाहन चार्जिंग स्टेशन भी इसमें बड़ी संख्या में होंगे ताकि वाहनों का इलेक्ट्रॉनिक चार्जिंग भी हो सके।
पर्यावरण के अनुकूल इसको बनाया गया है ताकि ग्रीन एनर्जी इस्तेमाल हो, कम ऊर्जा इस्तेमाल हो। इस प्रकार की तमाम व्यवस्थाएं इसमें की गई हैं। 30% कम ऊर्जा खपत के लिहाज से इसको डिजाइन और तैयार किया गया है। तो ये अपने आप में एक बेहद महत्वपूर्ण है। तापमान और प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए इसको विशेष तौर पर डिजाइन किया गया और इसकी शीशे की खिड़कियों को इस प्रकार से लगाया गया है कि ध्वनि प्रदूषण कम होगा, साथ ही साथ जो तापमान है वो बेहतरी से मेंटेन रह सकता है। तो ये क्या खास है, इसका हम जिक्र कर रहे हैं। सेंसर आधारित इलेक्ट्रॉनिक उपकरण लगाए गए हैं। अगर जरूरत है तो वहां लाइट चलेगी, अगर जरूरत है तो एसी चलेगा। ये तमाम इस प्रकार की व्यवस्था है ताकि जरूरत के मुताबिक सेंसर की व्यवस्था से वो उपकरण जो है वो संचालित होते नजर आएंगे। सोलर से हर साल करीब 5.34 लाख यूनिट बिजली पैदा होगी। जो सोलर रूफटॉप ऊपर लगाया गया है तो 5.25 लाख यूनिट से ज्यादा हर साल बिजली पैदा होती हुई नजर आएगी। सौर वाटर हीटर 1/4 जरूरत करेगा पूरी, यानी कि गर्म पानी की जो जरूरत है वो जो सोलर वाटर हीटर सिस्टम लगाया गया है वो इसकी जरूरत पूरा करता नजर आएगा। तो ये बेहद महत्वपूर्ण है। इससे फायदे क्या होने वाले हैं वो समझना जरूरी है। प्रशासनिक सुधार बेहतर तरीके से होगा क्योंकि एक ही जगह पे तमाम मंत्रालय होंगे, तो जो आने जाने का वक्त था वो कम होगा, ताकि कई प्रकार के सुधार के कदम दिखाई पड़ेंगे। अंतर मंत्रालय समन्वय बेहतर होता नजर आएगा क्योंकि कई मंत्रालय एक साथ होंगे। नीति कार्यान्वयन में तेजी होगी। आधुनिक ढांचा कुशल प्रणाली के तहत इसको तैयार किया गया है और नागरिक केंद्रित सोच के साथ में कैसे इसमें काम किया जाए उस दिशा में इसको बनाया गया है और रख रखाव कम होगा, इसका खर्च भी कम आएगा। तो ऐसे में ये तमाम फायदे भी इससे होने वाले हैं। और कौन से मंत्रालय यहाँ पे काम करते नजर आएंगे इस बिल्डिंग में, तो गृह मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय, एमएसएमई मंत्रालय, प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार का कार्यालय, इसके अलावा पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, ये तमाम मंत्रालय यहाँ पे काम करते नजर आएंगे, जो अपने आप में बताने के लिए काफी है कि कर्तव्य भवन के माध्यम से कैसे एक नई प्रकार की परिपाटी दिखाई पड़ेगी। अब अगली खबर की ओर रुख करते हैं और बात करते हैं उत्तराखंड से जुड़ी खबर की ओर। उत्तराखंड के धराली में कल आई प्राकृतिक आपदा के बाद से राहत और बचाव कार्य युद्ध स्तर पर जारी है, लेकिन खराब मौसम बचाव अभियान में एक बड़ी परेशानी खड़ा कर रहा है। उत्तराखंड के सीएम ने आज हर्षिल का दौरा किया और वहां लोगों से मुलाकात भी की। सीएम धामी ने बचाव अभियान के लिए अधिकारियों को तमाम जरूरी निर्देश भी दिए, लेकिन कल से लेकर आज तक अभी सेना, एनडीआरएफ और स्थानीय प्रशासन के साथ साथ एसडीआरएफ लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चला रहा है, जिसके तहत बड़ी संख्या में लोगों को सुरक्षित भी निकाला गया है। तो कई लापता लोगों की तलाश लगातार जारी है। हताहत लोगों को लेकर अभी तक कोई स्थिति पूरी तरीके से स्पष्ट नहीं हो पाई है। उत्तरकाशी के धराली में राहत और बचाव कार्य युद्ध स्तर पर जारी है। मंगलवार को आए सैलाब ने धराली में भारी नुकसान पहुंचाया। पूरा इलाका मलबे के ढेर के नीचे दब गया। सेना, एनडीआरएफ और स्थानीय प्रशासन पीड़ितों को निकालने के लिए राहत और बचाव कार्यों में जुटे हुए हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने धराली में आपदा प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया और राहत कार्यों की समीक्षा की। मुख्यमंत्री ने क्षेत्र के प्राकृतिक आपदा से प्रभावित लोगों से मुलाकात कर उनका हालचाल जाना। मुख्यमंत्री ने प्रभावित परिवारों को हर संभव सहायता का भरोसा दिलाया। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि राहत सामग्री और सहायता समयबद्ध तरीके से सभी प्रभावितों तक पहुंचे। राज्य सरकार की प्राथमिकता प्रत्येक प्रभावित व्यक्ति तक राहत पहुंचाना और सामान्य स्थिति को बहाल करना है। सीएम धामी ने बताया, धराली में सेना के लोगों ने लगभग 190 लोगों को रेस्क्यू किया और सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया। राहत कार्यों को गति देने के उद्देश्य से 2 हेलीकॉप्टरों के माध्यम से आवश्यक खाद्य सामग्री और राहत सामग्री धराली क्षेत्र में पहुंचाई गई है। गंगोत्री और धराली में 2 अतिरिक्त रेस्क्यू यूनिट भी तैनात की गई हैं। हर्षिल से धराली तक सड़क मार्ग खोलने के लिए मिट्टी हटाने वाले उपकरण तैनात किए गए हैं। लापता लोगों का पता लगाने के लिए ड्रोन के साथ साथ स्निफर डॉग की भी मदद ली जा रही है। वहाँ जाकर मैंने बगोरी गांव के लोगों से, हर्षिल के लोगों से और प्रभावित क्षेत्र है उस प्रभावित क्षेत्र के सभी लोगों से आज मैंने आगे की हालचाल जानी। सरकार सभी व्यवस्थाएं करने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भी हमको हर संभव सहायता देने के लिए कहा है और उनके मार्गदर्शन में हम आपदा पीड़ितों को ठीक प्रकार से सहायता करेंगे। हर प्रकार से हमारा हर प्रयास होगा कि उनको हर सहायता पहुंचाकर वो व्यवस्थित करें। उत्तराखंड में मौसम खराब है, जिससे लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। चमोली में लगातार हो रही भारी बारिश के बाद बद्रीनाथ, जोशीमठ नीति राष्ट्रीय राजमार्ग कई जगहों पर बंद है। साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों को जोड़ने वाले 18 लिंक मार्ग भी अवरुद्ध हैं, जिन्हें खोलने के लिए प्रशासन जुटा है। चमोली में मार्ग बंद होने से जगह जगह पर्यटक फंस गए, जिसके बाद प्रशासन हरकत में आया और सैलानियों को निकालने का काम शुरू किया। विश्व धरोहर फूलों की घाटी में घूमने आए 150 पर्यटकों को राष्ट्रीय पार्क प्रशासन व जिला प्रशासन ने सुरक्षित निकाल लिया है। इस समय हमारा बद्रीनाथ मार्ग जो है 3 स्थान पर भनेर पानी,
पागल नाला और कंचन नाला में बाधित है, जिसको लगातार खोलने के प्रयास किए जा रहे हैं। और साथ ही इधर हमारा जोशीमठ मलारी मार्ग भी 3 स्थानों पर रोड बाधित हो गई है और उसमें भी हमारे जो है टीम लगी हुई है खोलने के लिए। उत्तराखंड में उत्तरकाशी के धराली में बादल फटने से हुई भारी तबाही को लेकर गढ़वाल से भाजपा सांसद अनिल बलूनी ने अपने साथी सांसद माला राज्य लक्ष्मी शाह, त्रिवेंद्र सिंह रावत और अजय भट्ट के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। इस बात की जानकारी अनिल बलूनी ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स के जरिए देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री उत्तरकाशी में आई इस भीषण विपदा से शोकाकुल और व्यथित हैं। वे स्वयं राहत एवं बचाव कार्यों की लगातार समीक्षा कर रहे हैं। उत्तराखंड के ही हरिद्वार और ऋषिकेश में भी गंगा नदी का जलस्तर बढ़ गया है। हरिद्वार में गंगा का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर पहुंच गया है। पुलिस द्वारा लोगों से नदी के पास न जाने की अपील की जा रही है। ब्यूरो इनपुट के साथ संजीव सुंदरियाल और नीरज सिंह की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और यहां पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, बहुत जल्द हाजिर होते हैं। जब भूख सताए एमडीए ज्यादा है, सेहत और न्यूट्रिशन मिले, बॉडी क्या स्ट्रॉन्ग बने, थोड़ा खा के पेट भरे, डाइजेशन को ना दे धोखा, एमडीए सोया किंग का चोखा, सोया टीन बढ़िया नगेट्स, सोया चूरा और सोया चाप। एमडीए सोया किंग असली प्रोटीन। एमडीए। Do you feel conscious while smiling? Say goodbye to your worries because an orthodontist can help you feel confident. Be it a child, a teenager, or even a working professional, braces and aligners can help you get that stunning smile. Consult your nearest orthodontist. To learn more, visit the Indian Orthodontic Society's website, bracesspecialists.com. दीप्ति अरोरा जी सिर्फ 38 साल की उम्र में एक बीमारी से चली गई। उनके टर्म लाइफ इंश्योरेंस के पैसे उनके बच्चे की पढ़ाई में काम आ सकते हैं। पॉलिसी बाजार ने क्लेम के वक्त फैमिली का पूरा साथ दिया। पॉलिसी बाजार पे 2 करोड़ का टर्म लाइफ इंश्योरेंस सिर्फ 700 रुपए महीने से शुरू। एक कपिला, अरे भाई सब एक ही जैसा होता है। ये लो साधारण पशु आहार। इस देश की हर माँ, बच्चे, बूढ़े, जवान, खिलाड़ी, डॉक्टर, इंजीनियर, सबको गाय भैंस की दूध की शक्ति पर भरोसा है। पर जब इन पशुओं को कपिला पशु आहार मिलेगा, तभी तो दूध सिर्फ ज्यादा ही नहीं, शक्ति से भरपूर भी होगा। और ये सच जानते हुए चंद पैसों के लिए तुम देश का भरोसा तोड़ दो। कपिला पशु आहार, देश का नंबर 1 पशु आहार। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया होंगे स्टील। सुनो, एक अच्छी इंश्योरेंस पॉलिसी एआई से पूछते हैं। एक ऐसी पॉलिसी जिसमें प्रीमियम पेमेंट हो लिमिटेड पर इनकम आती रहे लाइफ टाइम। LIC का जीवन उत्सव। एक ऐसी पॉलिसी जो दे होल लाइफ इंश्योरेंस कवर भी। LIC का जीवन उत्सव। वाओ, चलो तो LIC की जीवन उत्सव पॉलिसी ही लेते हैं। मैं भी तुमसे यही कह रही थी। LIC का जीवन उत्सव, लाइफ टाइम सेलिब्रेशन मनाइए। LIC के जीवन उत्सव के साथ फ्यूचर सेट है। Do you feel conscious while smiling? Say goodbye to your worries because an orthodontist can help you feel confident. Be it a child, a teenager, or even a working professional, braces and aligners can help you get that stunning smile. Consult your nearest orthodontist. To learn more, visit the Indian Orthodontic Society's website, bracesspecialists.com. शादी का किचन महके जहाँ, गोल्डी किचन किंग मसाले हो वहाँ। गोल्डी लाई है फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। और ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। ब्रेक पर जाने से पहले हम खबर दिखा रहे थे आपको उत्तराखंड के धराली में, जहां कल प्राकृतिक आपदा ने एक तरीके से बड़ा विनाश किया था। इस खबर पर अपडेट के लिए हमारे साथ इस वक्त खास मेहमान मौजूद हैं, मोहसिन शहीदी जी, जो कि DIG ऑपरेशंस NDRF है। सर, स्वागत है दूरदर्शन न्यूज़ पे। इस वक्त का अपडेट अगर आप दे सकें, रेस्क्यू ऑपरेशन कैसे चल पा रहा है, क्या है कुछ अपडेट इस वक्त का? देखिए, ये जो कल की घटना हुई है 2 बजे की, उसके बाद जो रेस्क्यू टीम्स हैं वो अलग अलग जगह से रवाना की गई हैं। और शुरुआत में आर्मी की कॉलम्स थे, वहाँ पर थे ITBP, BRO, SDRF और स्थानीय प्रशासन मौजूद था। NDRF की टीम को भी आज एयरलिफ्ट किया गया वहाँ पर। हमारी 3 टीमें कल शुरू से ही वहाँ पर रवाना की गई थी बाई रोड, मगर जैसे आपको मालूम है लैंडस्लाइड्स काफ़ी हो रहे हैं, बारिश हो रही है, उसके वजह से कई जगह पर रोड बाधित था।
और कई जगह रोड बह भी गए थे, उसको रेस्टोर करने की कार्रवाई चल रही है। अभी भी टीमें वहाँ पर अभी फंसी हुई हैं और कोशिश हो रही है कि वो निकल जाएं, तो और भी हमारी जो नफरी है वो वहाँ पर मौजूद हो, जिसकी काफ़ी ज़रूरत है। एयर सॉर्टीज आज की गई है IDS और एयरफोर्स की मदद से, तो अभी रेस्क्यू वर्क चल रहा है। आज जो कार्रवाई हुई है उसमें तकरीबन 150 से ज़्यादा लोगों को इवैक्यूएशन किया गया है, जो खासतौर पर वो लोग हैं जो उस इम्पैक्ट एरिया में हैं, और ऐसा अनुमान किया जा रहा था कि अगर कोई सेकेंडरी फ्लैश फ्लड आता है और उससे उनको खतरा ना हो, तो इससे पहले उनको सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा सके। तो उनको एक सेफ इवैक्यूएशन किया गया है। जो रेस्क्यू कैंप्स हैं, रिलीफ शेल्टर्स हैं, वो बनाए गए हैं और मेडिकल एड भी दिया जा रहा है। सर, अभी जो ग्राउंड जीरो है वहाँ पे मौजूदा स्थिति क्या है? क्योंकि 12 से 15 मीटर तक का एक तरीके से मलबे की वहाँ बात की जा रही है। जो भी लोग अभी वहाँ पहुँच पाए हैं सेना की तरफ से, आपने कहा NDRF को एयरलिफ्ट करके पहुँचाया गया है, अभी क्या वहाँ पे क्या हो रहा है? कैसे वहाँ से मलबे को हटाने के काम की एक शुरुआत हुई है? देखिए, शुरुआत हुई है। बेसिकली एक एप्रिसिएशन होता है जो किया गया है। वहाँ पर बड़ा एरिया है, क्षेत्र है जो इसके चपेट में आया है, आप जानते हैं। तो एक चैलेंजिंग काम है ये, और इसमें जो भी अभी इक्विपमेंट्स वहाँ पर मौजूद हैं, स्थानीय जो वहाँ पर फोर्सेज हैं, एजेंसीज हैं, उनके पास उसका इस्तेमाल किया जा रहा है। और हैवी मशीनरी की भी ज़रूरत है, उसको भी कोशिश की जा रही है कि बाई रोड और बाई एयर जैसे भी संभव हो उसको ले जाया जा सके, ताकि ये जो एक बड़े पैमाने पर जो ऑपरेशन होना है उसमें और भी तेज़ी आ सके। तो ये सारी कार्रवाई जो है मैन पावर की, लॉजिस्टिक्स की, मूवमेंट, मोबिलाइजेशन, ये बड़े स्केल पर किया जा रहा है। और स्टेट गवर्नमेंट और मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ये लगातार इस पर जो है समन्वय बनवाए हुए हैं और एनालिसिस कर रहे हैं, और जो भी अगर वहाँ पर ज़रूरत है उसको मुहैया करा रहे हैं। जी सर, किस प्रकार से, क्योंकि अभी रात का वक्त है, हम कितने इक्विप्ड हैं ग्राउंड जीरो पर? क्या क्या इक्विपमेंट्स हमारे पास में तमाम रेस्क्यू ऑपरेशंस को चलाने को लेकर है, ताकि 24/7 वो ग्राउंड जीरो पे रेस्क्यू ऑपरेशन चल सके? मतलब उस लिहाज से कितना इक्विप्ड अभी हमारी मौजूदगी है वहाँ पे? जी बिल्कुल, 24/7 हमारे पास इक्विपमेंट्स हैं, साजो सामान है, जिसको लेकर के हम कार्रवाई कर सकते हैं बिना रुके। एरिया लाइटिंग सिस्टम्स है और स्पेशल इक्विपमेंट्स हमारे पास है। कैडेवर डॉग्स भी हम भेज रहे हैं जो ट्रेंड हैं डेड बॉडीज को डेब्री के अंदर आइडेंटिफाई करने में, उनका भी इस्तेमाल किया जाएगा। तो हमें उम्मीद है कि कल सवेरे तक वो पहुंच जाएंगे वहाँ पर। और इसके अलावा जैसे मैंने बताया कि हैवी मशीनरी भी एक इम्पॉर्टेंट ये है, रिक्वायरमेंट है, तो उसके आने से भी इस ऑपरेशन में तेजी आएगी। सर, हैवी मशीनरी जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, क्या वो एयरलिफ्ट के माध्यम से वहाँ पहुँच गई है, या फिर जब रोड की रास्ते से शुरुआत हो जाएगी तब हम पहुँचा पाएंगे वहाँ पे? उसको लेकर कुछ अपडेट? ये दोनों रास्ते से कोशिश की जा रही है कि दोनों रास्ते से ये पहुँच सके, जैसे भी, क्योंकि आज भी कुछ वेदर कंडीशंस थोड़ा सा डिफिकल्ट थे, जिसकी वजह से जो फिक्स्ड एयरविंग का एयरक्राफ्ट था वो वहाँ पर नहीं लैंड कर पाया। तो हमारे छोटे हेप्टर्स से जो सॉर्टीज हुई, छोटी छोटी सॉर्टीज से हमने अपने रेस्क्यूअर्स को जो है वो भेजा वहाँ पर। तो कई सॉर्टीज उड़ाई गई, जिस कारण ये संभव हो पाया। जी सर, आपने जानकारी दी लगभग 150 के आसपास लोगों को रेस्क्यू करके निकाला गया। तो क्या जो धराली बाजार के आसपास का जो इलाका है, क्या वहाँ पे जो भी रिहाइश के लोग थे उन सब लोगों को सुरक्षित निकाल लिया गया है? और हताहत को लेकर कोई अगर अधिकृत जानकारी आप साझा कर सकते हैं तो? जी, जो हमें सूचना मिली है, NDRF के आने से पहले कई कार्रवाई हुई है, तो उसमें जो लोग वहाँ पर आसपास के इलाके में जो हताहत थे और जिंदा थे, और ऐसा लग रहा था कि अनुमान किया जा रहा है कि अगर कोई सेकेंडरी इम्पैक्ट हो तो उसमें दोबारा वो उस चपेट में आए, तो उससे बचने के लिए उनका इवैक्यूएशन किया गया है, उनको सेफ पोजीशंस में ले जाया गया है। जी सर, एक आखिरी सवाल सर, मौसम कितना बड़ा चुनौती बना हुआ, क्योंकि आज भी बारिश और धूप दोनों का एक तरीके से कॉम्बिनेशन देखने को मिला है, वो चुनौती लगातार बनी हुई है मौसम? जी बिल्कुल, मौसम आज थोड़ा बारिश का मौसम था, जिसकी वजह से बाधा आई हमारे एयरलिफ्ट में। और रोड जो है, खास तौर पर जो आप हाईवे देखेंगे ऋषिकेश उत्तरकाशी, वो काफ़ी ज़्यादा बाधित हुआ है। कई जगह पर रोड्स जो है वो कट गए हैं, बह गए हैं, और उनको दोबारा बनाने की प्रक्रिया चल रही है। काफ़ी जोर शोर से काम चल रहा है, क्योंकि मैक्सिमम जो ट्रिप्स का मूवमेंट भी है वो इस रास्ते से ही जा रहा था। अकेला ये गंगोत्री का एक्सिस है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। तो ये कार्रवाई चल रही है, और मुझे उम्मीद है कि कल वेदर में इम्प्रूवमेंट होगा तो हमारे जो एयरलिफ्ट है और टीम्स और जो रोड्स में जो अभी सुधार हो रहा है उसमें और तेजी आएगी, और ये जो ऑपरेशन है इसमें और भी लोग शामिल हो पाएंगे।
बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ वक्त साझा करने के लिए, तमाम अपडेट बताने के लिए, क्योंकि अपने आप में एक बड़ी प्राकृतिक आपदा थी। उसके बाद में दिल्ली से लेकर उत्तराखंड तक तमाम बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, बहुत जल्द हाजिर होते हैं। खुशियों का खजाना, कश्मीरी पुलाव या बिरयानी खाना, भाई बहन को हो खुशियाँ मनाना, यही तो है MDH केसर का बहाना। MDH शुद्ध केसर, खुशबू ऐसी जो दिल जीत ले। Do you feel conscious while smiling? Say goodbye to your worries because an orthodontist can help you feel confident. Be it a child, a teenager, or even a working professional, braces and aligners can help you get that stunning smile. Consult your nearest orthodontist. To learn more, visit the Indian Orthodontic Society's website, bracesspecialists.com. पता है, I was a bright student. कुछ करना चाहती थी, कुछ बनना चाहती थी। आप अपना खुद का स्टार्ट कीजिए ना। खुद का बिजनेस, और इसमें पैसे तो बहुत लगेंगे ना। जीरो इन्वेस्टमेंट। जीरो इन्वेस्टमेंट? हाँ, I'm doing it. मैं एक प्रिंसिपल मैडम, she's my client. मैं LIC एजेंट हूँ। LIC एजेंट बनो, अब बड़ा सोचो। हमारी वेबसाइट पर जाएं या अपनी नजदीकी LIC शाखा से संपर्क करें। यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के संकल्प सबका साथ सबका विकास को माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने सामाजिक एकता एवं समरसता के उच्चतम मानदंडों के साथ बनाया है यूपी सरकार का मूल मंत्र। परिणाम स्वरूप 2017 के बाद उत्तर प्रदेश में सभी को मिले बिना किसी भेदभाव के रोजगार के समान अवसर एवं योजनाओं के लाभ। 8.5 लाख से अधिक सरकारी और 3,75,000 से अधिक संविदा पर नौकरी पाने वाले जहां निष्पक्ष और पारदर्शी प्रक्रिया के साक्षी बने, वहीं अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़े एवं निम्न आय वर्ग के अभ्यर्थियों को मिला आरक्षण का संपूर्ण लाभ। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना और जल जीवन मिशन से लेकर मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार और एक जनपद एक उत्पाद जैसी विभिन्न योजनाएं यूपी में अंत्योदय से सर्वोदय का सपना कर रही हैं साकार। काम दमदार, डबल इंजन सरकार। वाह, गाय तुम्हारी माता है ना? तो पशुहार के नाम पर जहर क्यों खिलाता है? अनसन हटा, दिल से खिला, सिर्फ कपिला, देश का नंबर 1 पशु आहार। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। और ब्रेक के बाद अब बात SIR की। बिहार में वोटर लिस्ट के पुनरीक्षण के मुद्दे पर पटना से लेकर दिल्ली तक सियासत गर्म है। संसद के मानसून सत्र में इस मुद्दे पर विपक्ष लगातार हंगामा मचा रहा है। आज कांग्रेस समेत विपक्षी दलों ने संसद में SIR के मुद्दे पर चर्चा करने की मांग की, तो सरकार ने नियमों का हवाला दिया और कहा कि कोर्ट में विचाराधीन किसी मामले पर सदन में चर्चा नहीं हो सकती। इस बीच तेजस्वी यादव के पास 2 वोटर आई कार्ड का मुद्दा भी तेजस्वी के लिए राजनीतिक रूप से मुसीबत बनता दिखाई पड़ रहा है। बीजेपी RJD को लगातार इस मुद्दे पर घेर रही है। बिहार में SIR पर सवाल, जारी है सियासी बवाल। विपक्ष की चर्चा की मांग, सरकार का इनकार। पक्ष विपक्ष के बीच जारी है तकरार। बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी SIR पर लगातार राजनीतिक खींचतान जारी है। इसे लेकर संसद में कई दिनों से हंगामा चल रहा है। SIR के खिलाफ विपक्ष संसद में चर्चा की मांग कर रहा है तो संसद के बाहर भी प्रदर्शन कर रहा है। बुधवार को विपक्षी दलों ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि बिहार में SIR की प्रक्रिया पारदर्शी नहीं है और इससे कई लोगों के नाम मतदाता सूची से हटाए जा सकते हैं। हालांकि संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने पलटवार किया और कहा कि बिहार में विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया पर लोकसभा में चर्चा नहीं हो सकती है। ये जो वोटर लिस्ट की गड़बड़ी है और ये वोटों की जो चोरी हो रही है, तो हम ये चाहते हैं कि
संपूर्ण चर्चा अगर हो गया तो जहां जहां इनकी गलतियां हैं और जो असंवैधानिक रीति से ये जो कर रहे हैं उसको हम जवाब दे सकते, सजेशन दे सकते। अंडर रूल 186 पार्ट 8 any matter can be discussed in the house only if it does not relate to a matter which is under adjudication by a court of law in a country. One party is trying to raise is clearly a sub judice, and so a discussion on this issue cannot be held in this house. संसद परिसर में विपक्ष इसको लेकर लगातार प्रदर्शन कर रहा है। बिहार में मुख्य विपक्षी दल आरजेडी का कहना है कि एसआईआर एक अलोकतांत्रिक प्रक्रिया है, जबकि बिहार की सत्ताधारी जेडीयू ने आरजेडी पर पलटवार करते हुए कहा कि जमीनी तौर पर बिहार में ये कोई मुद्दा नहीं है। अगर हम लोगों को महफूज नहीं रख पाए, सुरक्षित नहीं रख पाए, तो लोकतंत्र सुरक्षित नहीं है। कल को संसद का कोई मतलब नहीं होगा। ग्राउंड पे तो वहाँ कोई मुद्दा नहीं है, ये लोग यहाँ पे कर रहे हैं। और खुद ही देखे कि वहाँ जो विपक्ष के नेता है उनका तो खुद ही जो दिखा रहे थे, वो इलेक्शन कमीशन ने कहा कि हमने कोई इशू ही नहीं किया ऐसा, और जो उनका ओरिजिनल है वो दूसरा है। उनको पूछा भी इलेक्शन कमीशन ने, बताइए। तो ये तो सच्चाई है, जब अपना वो ठीक से दो जगह करके रखे हुए थे, उनके समर्थक कितने जगह जाकर रखे होंगे, इसीलिए तो एसआईआर हो रहा है। विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर एक प्रक्रिया है जिसमें चुनाव आयोग मतदाता सूची को दोबारा जांचता है ताकि उसमें किसी भी तरह की गलती, दोहराव या अपात्र नामों को हटाए जा सके और नए योग्य मतदाताओं को जोड़ा जा सके। एसआईआर के खिलाफ जारी विपक्ष के हंगामे के बीच चुनाव आयोग ने फिर कहा कि अभी तक किसी भी राजनीतिक दल ने इस प्रक्रिया में कोई दावा या आपत्ति प्रस्तुत नहीं की है। चुनाव आयोग ने स्पष्ट किया है कि बिहार की अंतिम मतदाता सूची में किसी भी योग्य मतदाता का नाम छूटने या किसी अयोग्य मतदाता का नाम जुड़ने की संभावना नहीं होनी चाहिए। इसके लिए 1 अगस्त को जारी की गई प्रारूप मतदाता सूची में त्रुटियों को सुधारने के लिए सभी राजनीतिक दलों और आम जनता को अपने दावे और आपत्तियां दर्ज कराने का निर्देश दिया गया था। चुनाव आयोग के आंकड़ों के अनुसार योग्य मतदाताओं को शामिल करने और अयोग्य मतदाताओं को हटाने संबंधी निर्वाचकों को सीधे कुल 3659 दावे और आपत्तियां प्राप्त हुई हैं। इसके अतिरिक्त 18 वर्ष या उससे अधिक आयु प्राप्त नए मतदाताओं से फॉर्म 6 और घोषणा पत्र समेत कुल 19,186 आवेदन प्राप्त हुए हैं। चुनाव आयोग ने बिहार में 24 जून से 25 जुलाई तक विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान चलाया। इस प्रक्रिया के दौरान कुल 7 करोड़ 89 लाख मतदाताओं में से 7 करोड़ 24 लाख मतदाताओं से अधिक ने अपने गणना फॉर्म जमा किए। 1 अगस्त को प्रकाशित राज्य की नई मसौदा मतदाता सूची में 65 लाख मतदाताओं के नाम नहीं थे। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो एसआईआर को लेकर लगातार गतिरोध बना हुआ, इसी विषय पर हम करेंगे चर्चा। इससे जुड़ा है आज का हमारा विशेष। एसआईआर पर सवाल, जारी है सियासी बवाल, क्योंकि संसद में गतिरोध लगातार बना हुआ, विपक्ष चर्चा की मांग कर रहा है। इस विषय पे बात करने के लिए खास मेहमानों का पैनल मेरे साथ मौजूद है, उनका परिचय कराते हैं। मनीष पांडे, प्रवक्ता बीजेपी के, हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। इसके अलावा संजीव कौशिक, कांग्रेस समर्थक, राजनीतिक विश्लेषक, मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है। साथ ही साथ वरिष्ठ पत्रकार अवधेश कुमार जी भी मेरे साथ स्टूडियो मौजूद। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। संजीव जी, शुरुआत आपसे, क्योंकि नियम जो कहता है संसद की रूल बुक का, वो ये कहता है कि कोई विचाराधीन मामला अगर है सुप्रीम कोर्ट में तो उस पर चर्चा नहीं हो सकती। बावजूद उसके विपक्ष गतिरोध बनाए हुए है, मांग कर रहा है। आखिर ये गैर नियम वाली मांग क्यों कर रहा है? कामकाज क्यों नहीं होने दे रहा है? मतलब भारतीय विपक्ष की अब ये स्थिति रहेगी कि हर मामला अब कोर्ट में निपटाए जाएंगे। सदन किसके लिए है? सदन में चर्चा नहीं होगी तो पहुंचा कौन है सर कोर्ट में? मैंने कहा कि सदन में चर्चा नहीं होनी चाहिए। और क्यों नहीं होनी चाहिए? अभी आप रिपोर्ट में दिखा रहे थे तेजस्वी यादव के बारे में, और जदयू का स्टेटमेंट भी दिखा रहे थे कि उनके पास 2 वोटर आईडी कार्ड है, इसलिए वो लोग बौखलाए हुए हैं, और इनके समर्थक भी ऐसे ही कार्ड बनवा के रह रहे हैं। जी, सवाल यह है कि ये किसकी विफलता है? बेगूसराय में गिरिराज सिंह जिसके घर में जाकर के श्राद्ध का भोज खा के आते हैं। अच्छा, 2 वोटर आई कार्ड किसकी विफलता है? मेरी बात तो सुन लीजिए। नहीं, आप ही सुन रहा हूं। मेरी बात तो सुन लीजिए। किसके श्राद्ध में केंद्रीय मंत्री जाके खा के आते हो, उसका नाम वोटर लिस्ट में ऐड हो गया। नहीं, किसकी विफलता है सर? ये 2 वोटर आई कार्ड किसकी विफलता है? मैं वही तो पूछ रहा हूँ कि इलेक्शन कमीशन कहाँ सोया हुआ है? केंद्र में आपकी सरकार, 20 साल से वाले की कोई जिम्मेदारी नहीं है। 20 साल से राज्य बनवाने वाले कोई जिम्मेदारी नहीं। देखिए, 2 बातें हैं।
या तो आप ये बात मान के चलिए कि इलेक्शन कमीशन की विफलता है कि एक व्यक्ति 3-3 जगह, 4-4 जगह, 5-5 जगह अपना वोटर आईडी कार्ड लेके बैठा हुआ है। उसी वोटर आईडी कार्ड से जब लोकसभा का चुनाव होता है तो जो वैध वोट जो दिया जाता है वो वैध होते हैं, उससे सांसद चुन के आते हैं और देश के प्रधानमंत्री दिल्ली में बैठते हैं। वो सही है, और उसी वोटर आईडी कार्ड को आज खारिज किया जा रहा है। मतलब शुद्धिकरण नहीं होना चाहिए, आप ये कह रहे हैं। मनीष पांडे जी सवाल ये, ठीक है, मनीष पांडे जी सवाल ये है कि वो कह रहे हैं कि साहब आप काम करवा रहे हैं, काम हो रहा है, लेकिन चर्चा नहीं होने दे रहे। अगर चुनाव आयोग की कुछ गलतियां कमियां हैं तो चर्चा होने दीजिए, वो ये कह रहा है। मनीष जी देखिए, मुझे तो हमेशा लगता है जब से एसआईआर की प्रक्रिया शुरू हुई और हम लोग डिबेट में बैठ रहे हैं तो मुझे तो लगता है जैसे हम उस सीएए के दौर में आज डिबेट कर रहे हैं जिसका मुस्लिमों से कोई संबंध नहीं था, लेकिन कांग्रेस पार्टी और देश के विपक्ष में पूरे देश भर में कैसा बवाल मचा रखा था कि मुस्लिमों के साथ ये हो जाएगा वो हो जाएगा। आज अगर आप देखेंगे तो ठीक वही ये जो एसआईआर का मामला है ये भी ठीक इसी प्रकार से जब शुरुआत हुई थी तो बोला गया था कि समय नहीं है, बहुत कम समय है, 30 दिनों में कैसे होगा। आज बंगाल में भी विरोध हो रहा है, उत्तर प्रदेश में भी विरोध हो रहा है और पूरे देश में विरोध हो रहा है। जहां पर एसआईआर अभी शुरू भी नहीं हुई है वहां पर भी विरोध होने लगा और यह विरोध संसद तक पहुंच गया। वो ये कह रहे हैं कि आप लोग उनके वोट कटवा देंगे ना, इसलिए विरोध कर रहे हैं वो तमाम राज्यों में, आप लोग वोट कटवा रहे हैं उनके, ये उनका आरोप है। अब देखिए यही तो इनकी पीड़ा है ना, सबसे बड़ी पीड़ा यह है कि यह कहते हैं जिम्मेवार कौन है। 2 वोटर कार्ड अगर इपिक नंबर किसी के पास है, जिम्मेवार कौन है? चलिए ठीक है भाई, आपकी बात अगर मैं मान लूं चुनाव आयोग को मैं जिम्मेवार ठहरा दूं जी, तो अगर चुनाव आयोग अपनी गलतियों को सुधारने की कोशिश कर रहा है तो आपको विरोध क्यों है? चुनाव आयोग अपनी गलती एसआईआर के माध्यम से सुधारना चाहता है, आपको विरोध है। लेकिन क्या संजीव कौशिक जी आप बताएंगे कि संविधान आपको इजाजत देता है कि आप 2-2 एपिक कार्ड अपने पास रखें और एक का मनीष भाई, संजीव जी एक सेकंड, संवैधानिक एक मिनट सुन लीजिए, एक एपिक नंबर का इस्तेमाल तो आप अपने नॉमिनेशन के लिए कीजिए और पता नहीं दूसरे एपिक कार्ड का जो गैर कानूनी संपत्ति आपने हासिल मतलब ठीक है, वो अपने आप में सवाल, मनीष जी वो सवाल है अपने आप में कि दो आखिर आए कहां से? एपिक नंबर का ठीक है, बिल्कुल जिम्मेदारी उनकी भी बनती है और वो कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है, उप मुख्यमंत्री बिहार रहे हैं, बड़े नेता है। वरिष्ठ पत्रकार अवधेश जी हमारे साथ जुड़े हैं। अवधेश जी, क्योंकि मैं पॉइंटेड सवाल इस एसआईआर की प्रक्रिया पे नहीं बल्कि संसद में चर्चा की मांग पर आपसे पूछ रहा हूं। विपक्ष जिस बात को कह रहा है, सरकार कह रही है कि साहब न्यायालय में विचाराधीन है मामला, रूल बुक के हिसाब से चर्चा नहीं हो सकती, फिर ये इस प्रकार का अड़ियल रवैया क्यों? इस पर आप क्या कहेंगे? केवल उतना ही तर्क नहीं जी, है। क्या संविधान चुनाव आयोग की तरफ से पार्लियामेंट में या विधानसभा में कौन उत्तर देगा? सुप्रीम कोर्ट पर अगर चर्चा कराना विपक्ष चाहेगा तो क्या सुप्रीम कोर्ट आके पार्लियामेंट विधानसभा में अपना पक्ष रख सकता है? क्या ये हमारे लोकसभा विधानसभा में संवैधानिक संस्थाओं के पास ऐसा होगा? राहुल गांधी जी ने जो एक शैली पॉलिटिक्स में विकसित की है उसमें यह है कि भाई सभ्यता से बाहर हो, एक असभ्य गरिमाहीन एक बौद्धिक और विचार के स्तर पर, तथ्यों के स्तर पर मानसिक दिवालियापन और खोखले का जो एक पॉलिटिक्स होती है वो शुरू हुई है भारत में। वो उसको अगर वो पॉलिटिक्स करके कर रहे हैं उसका उत्तर देना कठिन है। आप संसद का पूछ रहे हैं, अब तो सवाल यह उठना चाहिए कि ये जो नया विपक्ष के नेता के जो नया चरित्र है, ऐसे विपक्ष के नेता से देश कैसे निपटे लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत? लेकिन अवधेश जी वो ये कह रहे हैं, नहीं वो अवधेश जी वो ये कह रहे हैं कि साहब अगर एक समस्या है तो हम कहां जाके चर्चा करें? नहीं, वो ये कह रहे हैं, वो संसद में नहीं करेंगे तो कहां करेंगे? वो ये कह रहे हैं। उनको तो आप देखिए, जब चुनाव आयोग को आप चोर घोषित कर चुके हैं, आपके पक्ष में फैसला नहीं आया, सुप्रीम कोर्ट ने अगर कह दिया कि आप सच्चे भारतीय होते तो आप इस प्रकार की भाषा नहीं बोलते, तो उनकी जो बहन जी हैं और प्रियंका वाड्रा जी वो कह रही हैं कि सुप्रीम कोर्ट तय नहीं कर सकता है कि कौन सच्चा नागरिक है। ये केवल एक ही परिवार जो है ना, समस्या है कि देखिए वो फैमिली बैकग्राउंड से वो चूंकि क्रोनी पॉलिटिक्स के शिकार रही है कांग्रेस, क्रोनी पॉलिटिक्स का शिकार समाजवादी पार्टी, क्रोनी पॉलिटिक्स का शिकार आरजेडी, तो देश को भी सोचते हैं कि ये क्रोनी कैपिटलिज्म, क्रोनी डेमोक्रेसी है, यहाँ सब पर हावी है। अब ये एक लड़ाई केवल संसद की नहीं है, इस प्रकार की पॉलिटिक्स देश में करना, सारी संस्थाओं के साथ पर प्रश्न खड़ा करना, बिल्कुल एक परिपाटी खड़ा करना खतरनाक है। ये बिल्कुल ठीक बात, ठीक है संजीव जी, डेंजरस मैं आप ही पास, संजीव जी सवाल ये, संजीव जी मैं आपके पास आ रहा हूं, सवाल मेरा सुन लीजिए। सवाल ये है, राहुल गांधी जी जिस संविधान की किताब को लगातार लहराते हैं, दिखाते हैं, उसको अनुसरण करने की बात करते हैं,
आज संवैधानिक संस्थाओं की जो अपने आप में एक पूरी व्यवस्था है, आप उस व्यवस्था के विपरीत जाके कैसे कर सकते हैं? जो रूल बुक है, जो नियम है, जो कायदे हैं, कानून है, उसके आधार पे तो चर्चा होगी ना, उसके आगे जाके कैसे चर्चा होगी फिर? आर्यन जी गजब का विश्लेषण हमारे बड़े भाई कर रहे हैं। यहाँ पे सवाल इलेक्शन कमीशन से पूछा जाता है और बैठ करके भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता यहाँ जवाब देता है। ये चुप्पी साध जाएंगे, इस पर नहीं बोलेंगे ये। लेकिन मेरा सवाल जो था, यदि सदन में इलेक्शन कमीशन के ऊपर और एसआईआर पे चर्चा करने की बात, अच्छा जवाब देगा कौन? अच्छा सुनिए, अच्छा संजीव जी एक सेकंड बताइए, थोड़ा जवाब देगा कौन चुनाव आयोग की तरफ से? अगर कोई सवाल करेगा विपक्ष, बताइए कौन देगा? तो टीवी पे आकर भारतीय जनता पार्टी नहीं सर, फिर वो लाल किताब नहीं कैसे दे देंगे? नहीं, लाल किताब जो आप बता रहे हैं राहुल गांधी जी, फिर वो संवैधानिक व्यवस्थाएं कहां चलेंगी सर? और फिर मैं आप तो तर्कहीन बात कर रहे हो ना फिर मैं फिर दोबारा दोहरा रहा हूं कि जो राहुल गांधी की बात है, और राहुल गांधी पर फटकार जो लगातार 2 दिन से हम सुन रहे हैं जी, राहुल गांधी को कितनी बड़ी सफलता मिली उसके बारे में चर्चा नहीं करेंगे एक बार भी? अरे सर विषय चर्चा होगी। आज चर्चा इस बात पे है कि नियम विरुद्ध आप चर्चा की बात क्यों कर रहे हैं? हिसाब से मुद्दों को लाएंगे, परिभाषित करेंगे और बच के निकल जाएंगे। सुनिए, चर्चा इस बात पे है कि नियम विरुद्ध क्यों विपक्ष चर्चा चाहता है? नहीं है, रूल बुक में लिखा है सर, रूल बुक 186 में लिखा है, इधर राज्यसभा में 352 में, लोकसभा में लिखा हुआ इस बात का है मतलब कि अगर कोई मामला अगर विचाराधीन है तो कैसे चर्चा होगी? नहीं हो सकती है। मतलब सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश पर चर्चा हो सकती है, वो तब हो सकती है जब राष्ट्रपति बोलेंगे, जब राष्ट्रपति उसके बारे में कहेंगे हाँ करने के लिए, तब चर्चा होगी सर। लेकिन एसआईआर पे चर्चा नहीं हो सकती है। अरे आप जो मन में आए तो कराएंगे सर, जो इलेक्शन कमीशन से चर्चा होगी। संजीव जी चर्चा कैसे होगी ये तो बताइए ना। ऑलरेडी मामला सुप्रीम कोर्ट गया है ना, सारे तर्क जो भी आपको पक्ष में रख रहे हैं नहीं, हजारों उदाहरण है, मामला सुप्रीम कोर्ट में चला गया। मनीष जी सरकार चाहे तो चर्चा करा सकती है, मंदिर हाउस में चर्चा होनी चाहिए, चाहे तो चर्चा करा सकती है, क्यों नहीं आप लोग करा रहे? ठीक है, आप ही को जवाब लेते हैं। हाँ मनीष जी, देखिए इनकी नीयत कितनी बुरी है। पहलगाम पे चर्चा के लिए मांग किए, जब चर्चा का समय आया तो भाग के खड़े हो गए कि नहीं कोई जवाब नहीं दिया। संजीव जी क्यों टावले हो रहे भाई? आप एक चैनल पे बैठे हैं, थोड़ा सा सुन तो लीजिए ना भाई। अब देखिए ये भाग खड़े हुए, नहीं आप एसआईआर पे कीजिएगा तब हम पहलगाम के चर्चा में भाग लेंगे। अब देखिए इनकी बेवकूफी, इतने दिन सत्ता में रहे, मैं क्या कहना चाहूंगा, लेकिन अभी कह रहे थे कि सवाल पूछता हूं चुनाव आयोग से तो भाजपा का प्रवक्ता जवाब देता है। अरे संजीव कौशिक जी आप बताइए, सदन में जब आप सवाल पूछेंगे तो चुनाव आयोग का कौन प्रतिनिधि वहां के आपको जवाब देगा? अभी आपने कहा कि सवाल चुनाव आयोग से किया जाता है तो भाजपा का प्रवक्ता बोलता है। अब आप बताइए, जब आप सदन में चर्चा करेंगे तो चुनाव आयोग का कौन प्रतिनिधि आके सदन में आपसे देखिए। इसीलिए मैंने कहा कि सीए के दौर में इन लोगों ने जो वातावरण खड़ा किया था पूरे देश में, जिसकी क्या स्थिति हुई, देशवासियों ने कैसे इनको जवाब दिया, ये लोगों को पता है। उसी प्रकार से ये एसआईआर के माध्यम, अब देखिए एक इनके बीएलए ने अभी तक ऑब्जेक्शन नहीं किया बिहार में, एक ये आपत्ति दर्ज नहीं कराए हैं चुनाव आयोग के पास कि हाँ यह मतदाता का ऐसे है या वैसे किसी प्रकार का। जो भी आपत्तियां आई है ऑनलाइन स्वतः कुछ लोगों ने खुद से आपत्तियां दर्ज की है, या उन्होंने जो नए युवा है उन्होंने फॉर्म भरे हैं। कांग्रेस पार्टी या कोई भी विपक्षी इनकी इंडी गठबंधन के लोगों ने चुनाव आयोग पर अभी तक कोई लिखित शिकायत नहीं दिया है, लेकिन पैनल पर आकर संसद के बाहर ये जो प्रोपगंडा खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं एसआईआर के नाम पर, यही इनकी दोहरी नीति है ना। सब सड़कों पे होंगे, 65 लाख पे भी, संजीव जी मैं 65 लाख पे भी आता हूं, वो सारे लोग सड़कों पे होंगे, जवाब देना होगा। बिल्कुल संजीव जी, इलेक्शन कमीशन के 2003 में जब 2003 में जब हुआ था तो जदयू का 65 लाख पे भी आ रहा हूं। एक सेकंड अवधेश जी, सवाल ये है कि क्या तर्क चर्चा कराने के लिए कोई तार्किक नियम संबद्ध बात होगी, या चूंकि मेरे मन में है तो इसलिए इस पर चर्चा होनी चाहिए? पूरी प्रक्रिया जो पूरी पारदर्शी तरीके से देश के सामने चल रही है, सुप्रीम कोर्ट उसको देख रहा है, उन सब चीजों को इतर करते हुए कैसी प्रकार की तर्क और वितर्क किए जा रहे हैं? देखिए, आप और हम यहाँ टेलीविजन के स्टूडियो में सोचते हैं कि तथ्य और तर्क के आधार पर विमर्श होना चाहिए जी। राहुल गांधी जी के नेतृत्व में भारत के ओपोजिशन ने जो विमर्श कहा है, वो कहा है कि विमर्श का मतलब यह है कि केवल इस देश में आरोप लगाओ, तथ्यों से कोई लेना देना नहीं रहे, हर संस्थाओं के साख विहीन करो। वहां तथ्य, अब इनसे भी आप कह रहे हैं कि आप तो तथ्यहीन बात कर रहे हैं। जब राहुल गांधी जी के ही ईडीएम को आगे बढ़ाना है तो जो संसद में दिख रहा है, जो मैदान में दिख रहा है और टेलीविजन स्टूडियो में दिखने लगा है, विमर्श में किसी तथ्य से, किसी तर्क से लेना देना नहीं रहना चाहिए।
क्या आप मांग कर रहे थे कि भैया फलाने जगह वोटर लिस्ट गड़बड़ है, फलाने जगह वोटर लिस्ट गड़बड़ है? जब वोटर लिस्ट दुरुस्त हो रहा है तब कह रहे हैं कि चोरी हो रही है। तैयार भी नहीं हुआ, अभी लिस्ट भी जारी नहीं हुआ है, उसके पहले से किया जा रहा है। तो ये एक जो माहौल देश में है, असल में इस पॉलिटिक्स को समझिए जी। इस समय अब वो परिस्थिति नहीं है कि माओइस्ट या मार्क्सवादी अब उस ढंग से खूनी क्रांति करके सत्ता को बदले, लेकिन राहुल जी को लोगों ने समझा दिया हो कि अरब स्प्रिंग की तरह, जैसे अरब में कुछ सत्ता परिवर्तित हो गया है, ऐसा ही करके भारत में हो सकता है। जैसे श्रीलंका में राष्ट्रपति और सबको घर छोड़ के भागना, वैसे ही शायद मोदी और बाकी छोड़ के चले जाएंगे। या अब बांग्लादेश कुछ दोहराया जा सकता है अगर हम सारे चीज कर दे कि भैया चुनाव आयोग भी इनसे मिला हुआ है, सारे पूंजीपति मिले हुए हैं, पूरी सत्ता जो है एक व्यक्ति और एक पार्टी की या संगठन की मुखापेक्षी है, और इसके आधार पर संजीव जी संजीव जी मैं आपके पास तथ्य और तर्क की बात करते हैं। 1 तारीख को गया रिजर्व लिस्ट ड्राफ्ट आया था, आज 6 तारीख खत्म हो गई है। ऐसे में किसी राजनीतिक दल ने एक भी संशोधन के लिए नहीं कहा है चुनाव आयोग को। यह कितनी गंभीरता दिखाता है आपको? मैं पॉइंटेड सवाल पूछ रहा हूं, पॉइंटेड जवाब उम्मीद करता हूं आपसे। आप बताइए कि 65 लाख के आंकड़े कहां से आए जी? 65 लाख लोगों के नाम अभी तक उनमें से आंकड़े कहां से नाम क्यों नहीं मिल रहे हैं? कितने फीसदी होते हैं बिहार इलेक्शन? आप बताइए मुझे कि महाराष्ट्र इलेक्शन में 5 महीने में 41 लाख वोटर बढ़ जाते हैं। सुनिए, जोर से नहीं, आराम से। बात यह है कि 65 लाख में से 65 लोग आपको क्यों नहीं मिले जिनके लिए आप संशोधन की दर्ज करा सके? वो कारण क्या है? घबराइए नहीं, मैंने कहा कि ये सारे लोग सड़कों पे होंगे, एक आदमी का भी नाम कटेगा। जब मृत लोगों का नाम जुड़ सकता है और जिनका नाम कट गया है। एक सेकंड, आप ये कह रहे हैं संजीव जी कि उनको सड़कों पे तो लाने के लिए आप तैयार हैं, लेकिन आप वोटर लिस्ट के लिए उनका नाम लाना नहीं चाह रहे। आएंगे ना, आएंगे शिकायतें आएंगी ना, चिंता नहीं कीजिए, शिकायतें आएंगी और ठोस शिकायतें आएंगी, चिंता नहीं कीजिए। ठीक है, चिंता मत कीजिए मनीष पांडे जी, नहीं चुनाव से पहले आएंगे और सारी शिकायतें आएंगी, आपको दिखाई देगा, जवाब देना होगा। बिल्कुल जवाब देना होगा। मनीष जी, 65 लाख लोगों का नाम कट रहा है, वो कह रहे जवाब देना होगा आपको। देखिए, ये वही लोग हैं कि बिहार में हमारे यहाँ एक कहावत है कि पंच चाहे जो भी फैसला करे, फुटवा हम वही गाड़ेंगे। तो ये पूरा जो विपक्ष है ना, इसको आप लाख समझा के थक जाइएगा। बताइए, सुप्रीम कोर्ट ने कई बार इनको डांटा है, लेकिन फिर भी ये ईवीएम का मैटर लेके, चुनाव आयोग का मैटर लेके चले जाते हैं। और जब कोई बात सुप्रीम कोर्ट पूछती है तो ये कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने डांटा है, सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जेक्शन किया है, जबकि ऐसी कोई बात नहीं हुई अभी तक। तो ये वही लोग हैं कि ये लगातार यहाँ की संवैधानिक संस्थाओं को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, लगातार उन चीजों को जो अब आप सोचिए कि प्रियंका गांधी को सर्टिफिकेट किसने दिया? बिहार में रामकृपाल यादव हारे और मीसा भारती जीती, सर्टिफिकेट किसने दिया? ये सब चुनाव आयोग ने दिया। लेकिन ये क्या कह रहे हैं? वोटों की चोरी का नाम दे रहे हैं। जहां ये जीत जाते हैं वहां पर इनकी क्रेडिट, जहां हार जाते हैं वहां चुनाव आयोग नहीं। वो लेकिन कह रहे हैं कि इस प्रकार का आप चुनाव कर लिए कि अपना उन्हीं वोटरों से आप लोग जीत गए तो आप प्रधानमंत्री बनवा लिए अपना, और कह रहे हैं कि साहब बताइए हमारा नंबर आने वाला था, आप लोगों ने व्यवस्था बदल दी, आप गेम का रूल चेंज कर। अब जी सवाल ये है कि क्या गेम का रूल 15 लाख वोट कटे थे बिहार में जब एसआईआर हुआ था 2003 में, मनीष जी लालू जी सत्ता में थे। तो ठीक है मनीष जी, एक सेकंड। अवधेश जी, सवाल यह है कि क्या गेम के रूल बदलने का आरोप जो लगा रहा है विपक्ष के, इतना उसमें गहराई है? थोड़ा संक्षेप में इस बात को। नहीं, देखिए, ये तो मैं ये कहूंगा कि कोई भी जिन्यून जो भारत का नागरिक है, बिहार का निवासी है, वयस्क है, वो मतदाता बनने से वंचित नहीं रहता है, तो चुनाव आयोग की जिम्मेवारी होगी। इसमें तो मैं कहीं नहीं जाऊंगा, मैं आंकड़े में नहीं जाऊंगा। देखिए, ये गेम बदला है जी, गेम 2014 से बदला है, क्योंकि अब आपको परफॉर्म करके लोगों के सामने विचार लेके जाने की नौबत आई है जी। देश में बड़े बड़े सत्ता उखड़ गए हैं देश में, तो इसीलिए वो उसको राहुल गांधी जी समझ नहीं रहे। बिहार में कांग्रेस 90 से बाहर है, उसकी हैसियत नहीं है कि अकेले जीत के वो एक सीट जीत के आ जाएगी तो हो गई। उत्तर प्रदेश से बाहर है, तो इसका मूल्यांकन नहीं करेंगे, जमीनी सच्चाई का मूल्यांकन करना पड़ेगा। समय सीमित है। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, और शुक्रिया, धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। और इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है जो कि एक तरीके से टैरिफ पूरा जो का मामला चल रहा उस पर है। उसमें ट्रंप के अतिरिक्त टैरिफ के फैसले पर भारत का एक बड़ा बयान आया है। इस वक्त वो खबर से हम आपको रूबरू कराएं। उन्होंने ट्रंप के कदम को भारत ने बताया है अनुचित और अन्यायपूर्ण। विदेश मंत्रालय के माध्यम से यह बयान आया, अनुचित और अन्यायपूर्ण बताया गया ट्रंप के टैरिफ वॉर को। राष्ट्रीय हितों की रक्षा के लिए भारत उठाएगा हर जरूरी कदम, ये स्पष्ट कर दिया है भारत ने अपने आप में। विदेश मंत्रालय का बड़ा बयान।
ये ब्रेकिंग न्यूज इस वक्त आपके सामने। अतिरिक्त टैरिफ का अमेरिका का फैसला दुर्भाग्यपूर्ण है, विदेश मंत्रालय ने साफ कर दिया है। और ट्रंप के अतिरिक्त टैरिफ के फैसले पर भारत का बयान आया है, तो ये अपने आप में बीते कई दिनों से जो एक टैरिफ वॉर को लेकर या टैरिफ पूरा मामला चल रहा था, ट्रंप के बयान, जो अमेरिका के राष्ट्रपति उनके जो बयान थे, उस पर भारत के विदेश मंत्रालय की ओर से एक सख्त और महत्वपूर्ण बयान आया, जो सीधे तौर पर इस बात को इंगित करता है कि ट्रंप का अतिरिक्त टैरिफ के फैसले का भारत ने एक तरीके से विरोध किया। उस बयान को में कहा गया कि ये अनुचित और अन्यायपूर्ण है, और ये बेहद महत्वपूर्ण है इस शब्द को समझना। अनुचित और अन्यायपूर्ण, राष्ट्रीय हितों की रक्षा के लिए भारत उठाएगा हर जरूरी कदम, क्योंकि भारत के राष्ट्रीय हित में जो भी फैसला भारत को लेना होगा वो कदम भारत उठाएगा। ये विदेश मंत्रालय के माध्यम से भारत सरकार ने स्पष्ट कर दिया, और ये संदेश अमेरिका के राष्ट्रपति के लिहाज से भी उन तक भी पहुंचता है कि साहब, आप अनुचित और अन्यायपूर्ण आपका बयान है, आपकी जो पूरी प्रणाली है, प्रक्रिया आप जो अपना रहे हैं, और ये अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण। वरिष्ठ पत्रकार अवधेश जी हमारे साथ लगातार स्टूडियो मौजूद हैं। अवधेश जी, बेहद महत्वपूर्ण बयान, और भारत अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा करेगा, इसमें कहीं कोई शक शुबा नहीं है। पहले भी नहीं था। समस्या तो डोनाल्ड ट्रंप के साथ उनके साथ जो समस्या पैदा ये हुई कि वो चाहते थे कि भारत को हम 25% लगा दिए तो फोन करके कहे और कहे कि अब आप छोड़ दीजिए, लेकिन भारत उस स्थिति में नहीं है। भारत का राष्ट्रीय हित इसमें है कि जो हमारे एग्रीकल्चर के सारे प्रोडक्ट्स हैं, डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, उस पर हम किसी प्रकार से मार्केट को नहीं खोलने वाले हैं। वो चाहते हैं कि वो खोले। 55 लाख करोड़ रुपया के सब्सिडी वो देते हैं, तो हमको तो टैक्स लगाना ही पड़ेगा। हमारा राष्ट्रीय हित इसमें है कि दुनिया में व्यापार युद्ध नहीं हो। अमेरिका हमारा बड़ा ट्रेड पार्टनर है और ट्रेड पार्टनर बना रहे, लेकिन अमेरिका अगर ये चाहता है कि हम उसकी शर्तों के अनुसार हम दोगुने तिगुने दाम पर तेल महंगे खरीदें और हम अपनी इकोनॉमी को ध्वस्त कर दें, अगर वो चाहते हैं कि उन्हीं के केवल हम हथियार खरीदें, रूस से और बाकी से नहीं खरीदे, हमारा ईरान के साथ संबंध नहीं रहे, तो ये हमारे राष्ट्रीय हित में नहीं। जब हम अमेरिका को मजबूर नहीं कर सकते, एक अलग बात है, लेकिन कोई भारत को डिक्टेट नहीं कर सकता उसके राष्ट्रीय हितों के ऊपर, ये स्पष्ट साफ तौर पे, क्योंकि हमारी अगर ऊर्जा जरूरतें हैं और हमें कहीं से अपना इंडिविजुअल तरीके से व्यापार करना है भारतीय जरूरतों के आधार पे, वो हम करेंगे, हमें कोई डिक्टेट नहीं कर सकता। नहीं, इसको और भी ये तो है ही है, लेकिन भारत केवल राष्ट्रीय स्वार्थ की दृष्टि से नहीं कहता है। भारत की एक वैश्विक कल्पना है कि हम दुनिया को कैसा देखना चाहते हैं। उस दुनिया में किसी देश का वर्चस्व नहीं हो, टेक्नोलॉजी पर किसी का अधिकार नहीं हो, व्यापार का नियम कोई एक देश नहीं करे, छोटे देशों तक भी उनको भी अपना सामान लेकर के बड़े देश के व्यापारिक मार्केट में पहुंच हो। हम एक ऐसी दुनिया चाहते हैं। अगर वो दुनिया ट्रंप जी की कल्पना में नहीं है तो भारत उसके लिए दोषी नहीं है। हम केवल व्यक्ति राष्ट्रीय एक स्वार्थ उस ढंग से संकुचित नहीं है। हमारा एक वर्ल्ड विजन है उसमें कि हम कैसा ट्रेड, आखिर हमने ब्रिटेन के साथ किया है, ईयू के साथ हम करने ही जा रहे हैं, अफ्रीकन यूनियन के साथ हम करने जा रहे हैं। तो हमारी जो नीति है वो पूरी दुनिया के कल्याण की दृष्टि से है। इसलिए हम दुनिया के जो गरीब देश हैं, सामान्य देश हैं, जो टेक्नोलॉजी से वंचित है, जो विकास से वंचित है, उन सबकी आवाज भी बन के हमको उठना है और बड़े देशों के साथ भी रहना है। अब देखिए, दूसरी चीज ये भी, क्योंकि राष्ट्रपति ट्रंप से जब कल सवाल पूछा गया कि साहब, आप स्वयं तो रूस के साथ में व्यापार कर रहे हैं और भारत के साथ आप इस प्रकार के व्यापार को करने की बात कर रहे हैं, तो उन्होंने एक तरीके से कहा साहब मुझे कोई जानकारी नहीं है। तो कितना एक तरीके से कहा जाए, इतने बड़े ओहदे पे बैठा हुआ व्यक्ति अगर इस प्रकार की बात कर रहा है तो वो समझ में आता कि आप किस प्रकार की नीतियां अपनाते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। नहीं, देखिए, ऐसा नहीं कि उनको पता नहीं है। देखिए, डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, वो कहे कि मुझे इसको देखना पड़ेगा। उनको सब, जब आप बैठे हैं तो उनके पास सारे नॉलेज है कि हमारे पास रूस से क्या क्या आ रहा है, यूरोप रूस से कितना पेट्रोलियम उत्पाद लेता है, कितना, सब कुछ उनको मालूम है। इस समय देखिए, अमेरिका के लोगों को 3 चीज चाहिए होता है जो मेरी समझ में आई है। हाँ, पहला चाहिए उनको कम टैक्स में सामान मिल जाए, उनकी सोशल सिक्योरिटी जो है सिक्योर रहे और दादा वो बने रहे। तो 3 चीजें उनको सिक्योर चाहिए। और डोनाल्ड ट्रंप की जो इस समय की पॉलिसी है वर्ल्ड को लेकर के ना, मुझे लगता है कि वो कोल्ड वॉर की जो मेंटेलिटी थी कि हम शायद उससे उसकी तरफ तरीके से उभरते हुए नहीं दिखाई पड़ रहा। हमारी सहयोगी जेसिका तनेजा हमारे साथ जुड़ गई। जेसिका, विदेश मंत्रालय के इस बयान में क्या और बड़ी बातें हैं, अगर आप विस्तार दे सकें इस बात को तो। जेसिका, अभी आपने देखा, रणदीप जायसवाल जो विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता हैं, उन्होंने बताया कि जिस तरीके का एक एडिशनल 25% टैरिफ
डोनाल्ड ट्रंप ने पेनल्टी की तरह लगाया है वो एकदम अनजस्टिफाइड है। और उनका ये भी कहना है कि इंडिया अपना स्टैंड रखेगा और अपने इंटरेस्ट के बेसिस में जिस तरीके से वो ऑयल की खरीदारी करता आया है मार्केट, चाहे वो ओपेक हो या नॉन ओपेक कंट्रीज हो, उनके साथ जारी रखेगा। क्योंकि भारत की जनता 1.4 बिलियन पीपल एट दिस पॉइंट हैव दोज एनर्जी नीड्स। सो इसका एक ही कारण है और एक ही रीजनिंग है जिस हिसाब से भारत अपना ऑयल परचेजेस जारी रखेगा, चाहे और एडिशनल टैरिफ्स हो, चाहे डील जो अक्टूबर तक बताया जा रहा था होने वाली थी, चाहे वो हो ना हो। फिलहाल भारत अपना ये एक स्टैंड जरूर रख रहा है कि जिस तरीके के टैरिफ्स उसको बार बार दिए जा रहे हैं, नए रेट्स दिए जा रहे हैं, एडिशनल 25% दिया जा रहा है, उससे भी भारत अपने स्टैंड से पीछे नहीं हटेगा जिस तरीके का मार्केट में फ्लक्चुएशन देखा जाता है। बिल्कुल, तो ये अपने आप में भारत का एक स्टैंड को और बेहतरी से क्लियर करना 50% लगाया था। बिल्कुल बिल्कुल, तो उसने फिर उसी को भारत ने भी दोहराया कि 50% इनको भी लगा। अनुमति दे रहा, शुक्रिया जेसिका हमारे साथ जुड़ने के लिए। अवधेश जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो फिलहाल इस खबर के साथ, इस बड़ी खबर के साथ कह सकते हैं, इस बड़ी खबर के साथ न्यूज नाइट के आज के इस अंक में बस इतना ही। नमस्कार। न्यूज नाइट के